सामने आए कोरोना के 490 नए मामले। एक दिन पहले आए थे 327 केस। महाराष्ट्र में भी बढ़ा हुआ आया है आंकड़ा, 24 घंटे में 1201 नए मामले दर्ज। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बुलाई है बैठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर सियासी संग्राम। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा, छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। चंद्रकांत पाटिल के बयान पर आदित्य ठाकरे ने जारी किया है बयान। कहा, सीएम की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लगातार ले रहे हैं बैठकें। यही विषय पर कौन है चंद्रकांत पाटिल? भाई ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। अभी गोवा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। गोवा में जेपी नड्डा ने जारी किया है बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। लोगों के सामने रखा है 10 सालों का हिसाब किताब। गोवा दौरे के दूसरे दिन केजरीवाल ने टीएमसी पर किया वार। बोले, चुनाव की रेस में है ही नहीं पार्टी। कल्याण रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेनों में सास बहू मिलकर करती थी चोरी। सीसीटीवी कैमरे की मदद से नजर रखकर पुलिस ने किया दोनों को ही गिरफ्तार। वाशिम में ज्वेलर्स की दुकान के मालिक और उनके नौकर पर बंदूक और चाकू से हमला किया गया। हमले में नौकर की मौत हुई। महाराष्ट्र के बारामती में बैल चोर गिरोह को पुलिस ने धरा, 3 की गिरफ्तारी। गुजरात के कच्छ में सरपंच के चुनाव में जीत के बाद लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने दिए हैं जांच के आदेश। अहमदाबाद में बन रहा पुल गिर गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, जांच जारी। 611 अंकों की बढ़त के साथ 56,930 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। निफ्टी 184 पॉइंट्स बढ़कर 16,955 पर बंद। अगले 3 साल में टोल टैक्स से सरकार कमाएगी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। फिलहाल सालाना 40,000 करोड़ की होती है कमाई। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और डिटर्जेंट के दाम बढ़ाए। रिन, लाइफ बॉय, लक्स और सर्फ एक्सेल की कीमतों में 7 से 10% का इजाफा। दुनिया भर में स्पैम कॉल रिसीव करने वाले मामले में 4थे स्थान पर है भारत। हर महीने हर एक भारतीय को औसतन 16 बार करना पड़ता है इसका सामना। इस साल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बाजी मारने को तैयार है दक्षिण भारतीय फिल्में। कुल कलेक्शन में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी की संभावना। दिल्ली में टैक्स फ्री हुई रणवीर सिंह की फिल्म 83, 24 दिसंबर को हो रही है रिलीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की हेल्थ को लेकर हो रही खुसर फुसर आज एक बार फिर से खबर बनी है। जब बीजेपी ने कहा है कि सीएम की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें किसी और को अपना चार्ज दे देना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि किसी पर भरोसा नहीं है तो बेटे आदित्य ठाकरे को ही चार्ज सौंप दें, पर लगता है कि उन्हें आदित्य पर भी भरोसा नहीं है। शिवसेना ने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक हैं, बीजेपी को उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शीत सत्र के पहले दिन विधानसभा नहीं पहुंचे तो बीजेपी ने मांग कर डाली कि उद्धव को सीएम पद का चार्ज किसी और को दे देना चाहिए। वैसे बीजेपी पहले भी ठाकरे पर आरोप लगाती रही है कि वो अपने बंगले से काम करते हैं और ज्यादातर समय ऑनलाइन मीटिंग से ही काम चला लेते हैं। ऐसे है कि अधिवेशन का अर्थ यही होता है कि सभागृह में मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, सभागृह में होने वाली चर्चा पर वो उत्तर दे। संबंधित मंत्री यदि कम पड़ता है तो उन्होंने खड़ा होकर कहना चाहिए कि नहीं, ये मंत्री जो कह रहे हैं उसमें मैं थोड़ी पुष्टि जोड़ता हूँ। तो इसके लिए 2 साल में कभी भी मुख्यमंत्री इसके लिए सदन में उपस्थित नहीं रहे। आते हैं, कुछ मिनट बैठते हैं, जाते हैं। इसलिए अभी टोटल नहीं रहेंगे, इसके पहले भी बहुत कम समय रहते थे। तो मेरा ये मानना है कि ये उनका स्वभाव भी नहीं है, उनकी तबीयत भी उनको साथ नहीं दे रही, उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे किसी भी मंत्री को चार्ज दे सकते हैं, पर शायद उन्हें अपने किसी मंत्री पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए वो चाहे तो बेटे आदित्य ठाकरे को भी चार्ज दे सकते हैं, पर शायद उन्हें आदित्य ठाकरे पर भी विश्वास नहीं है। ऐसे है कि सीएम का चार्ज देने के पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेनी होती है। तो पहली तो रश्मि भाभी ने मंत्री की शपथ लेनी पड़ेगी। आपको मुझे चार्ज नहीं दे सकते, तो मंत्री जो है मंत्रिमंडल में जिन्होंने शपथ लिए उनमें से किसी को चार्ज दे सकते हैं। तो वे आदित्य जी ने लिए है,
अभी उनको तेजस ठाकरे को देनी है, रश्मि भाभी को देनी है, तो पहले तो उनको मंत्रिमंडल में लेना पड़ेगा। चंद्रकांत पाटिल के बयान के बाद शिवसेना के नेता तुरंत सफाई देने लगे कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल ठीक है, पाटिल उनकी चिंता ना करें। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत. सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली. त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते येतील, कारण आता पण उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की जेव्हा सीएम साहेब येतील तेव्हा आपल्या सर्वांना कळेल. कौन है चंद्रकांत पाटिल? भाई ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं सर। कल अमित शाह जी गए पुणे में, राष्ट्रपति राजवट, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे थे। देखो, हमारे प्रधानमंत्री एकदम स्वस्थ है, हमारे भाषा में टनाटन है, इतने बार आ गए राज्य पार्लियामेंट में, घूम रहे हैं ना वहाँ। हमारे मुख्यमंत्री जी भी एकदम स्वस्थ है, राज्य का कारभार ठीक से कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये चंद्रकांत पाटिल जी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, हम काफी है। 61 साल के उद्धव ठाकरे की करीब 3 हफ्ते पहले स्पाइन सर्जरी हुई है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो कैबिनेट मीटिंग में भी शामिल हुए थे। एमवीए के दूसरे दल कांग्रेस और एनसीपी ने भी यही कहा कि सीएम की सेहत ठीक है और उन्हें अपना चार्ज किसी और को देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कैबिनेट मीटिंग उन्होंने स्किप नहीं की, वो वर्चुअली कैबिनेट अटेंड करते हैं। फाइलें उनके कार्यालय से उनके घर जाती है, वो क्लियर करने का काम करते हैं। और हमें लगता है कि जो बीजेपी मुख्यमंत्री के उपस्थिति को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, उन्हें बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री सदन चल रहा है, कितने दिन उपस्थित रहे प्रधानमंत्री सदन में। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि मैं सदन में आऊँगा। जो लोग मुख्यमंत्री की उपस्थिति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, पहले वो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति को देखें। सर्जरी करवाने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने आधिकारिक निवास वर्षा से ही काम कर रहे हैं और वर्चुअल मीटिंग ले रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र वैसे नागपुर में होता है, पर इस बार सीएम ठाकरे की वजह से मुंबई में ही रखा गया, क्योंकि उन्हें डॉक्टरों ने लंबी दूरी की यात्रा न करने की सलाह दी थी। बताया गया था कि सीएम खुद शीत सत्र में आना चाहते थे, पर बुधवार को शीत सत्र के पहले दिन वो नहीं पहुंचे। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में कोरोना के मामलों में पिछले 24 घंटे के भीतर चौंकाने वाला इजाफा हुआ है। बुधवार को मुंबई में कोरोना के 490 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 24 घंटे पहले 327 केस आए थे। वहीं महाराष्ट्र में भी आज 1000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 1201 केस आए हैं। इसमें अकेले 490 केस मुंबई से हैं। मुंबई में फिर जिस तरह से कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ रही है, वो डराने वाली है। 7 दिन में मुंबई में कोरोना के केस 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। 22 दिसंबर को मुंबई में कोरोना के 490 केस आए हैं। 21 दिसंबर को ये संख्या 327 थी। 20 दिसंबर को 204 केस आए थे। 19 दिसंबर को 336 केस आए थे। 18 दिसंबर को 283 केस आए तो 17 दिसंबर को 295 केस आए थे। 16 दिसंबर को 289 केस और 15 दिसंबर को 238 केस। अब जैसे ही 31 नजदीक आ रही है और मुंबई शहर अपनी पार्टी के लिए जाना जाता है, ओपन स्पेसेस हो, बीच हो या रूफटॉप पार्टी हो, मुंबई में बहुत ज्यादा इसके लिए बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। लेकिन अब बीएमसी ने इस पर पाबंदियां लगा दी गई है। पाबंदी इस प्रकार की होगी कि जहां पर जो क्लोज एनवायरनमेंट है, यानी कि रेस्टोरेंट, पब्स के अंदर, वहां पे 50% के क्राउड को ही अलाउ किया गया है, जबकि जो ओपन स्पेसेस में जो पार्टी होगी वहां पे 25% के क्राउड को ही अलाउ किया गया है। आपको बता दें, अगर किसी जगह पे किसी पार्टी में 200 से अधिक लोग अगर जो मौजूद होंगे तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी होगी। अगर इस एक हॉल में या एक मैदान में 200 से ऊपर अगर लोग होते हैं तो उसको अनुमति लेना जरूरी रहेगी। हमारे जो वार्ड ऑफिसर है, जो प्रभाग अधिकारी है, उनकी अनुमति लेनी होगी। वो विजिट करेंगे, उसका साइट का जायजा लेंगे, उसका एरिया का जायजा लेंगे, उसकी कैपेसिटी का मोजमाप करेंगे और उसके बाद में कितने लोग वहाँ पे आ सकते हैं ज़्यादा में ज़्यादा, इसका अनुमान लगाकर आयोजकों ने जो परमिशन मांगी है उस पर देना या नहीं देना वो तय करेंगे।
गनीमत यह है कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई नया केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वैसे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 65 केस हैं, जो देश भर में सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़कर 65 हो चुके हैं। ट्यूसडे के दिन में 11 नए केसेस सामने आए हैं। 65 में से 31 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। कल जो 11 लोग ओमिक्रॉन के लिए संक्रमित पाए गए, उसमें 11 महीने की बच्ची और 6 साल का लड़का भी शामिल है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी संक्रमित जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड थे, ऐसा बीएमसी का कहना है। मुंबई एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन को लेकर के जिस तरह की तैयारी पुख्ता की गई है, उसमें जो स्क्रीनिंग की जा रही है और कोविड पॉजिटिव अगर पेशेंट्स आते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन पॉजिटिव पेशेंट्स के जो सैंपल्स है वो उनके घर से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, जिसके बाद से आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल के चलते अगर किसी भी तरीके का वेरिएंट बढ़ने का या शहर में आने का खतरा है, उसे एयरपोर्ट पर ही रोकने की पूरी तैयारी की जा रही है। मुंबई में दिसंबर में ही मार्च 2020 के बाद अब आकर पहली बार 1ली से 7वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुले थे। इसके ऊपर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहीं भी ऑनलाइन एजुकेशन को रोकने का काम किया नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से स्कूल शुरू है, लेकिन मुझे ये भी बताना होगा कि जहाँ तक बहुत सारे बच्चे जो है पेरेंट्स की सहमति हमने एसओपीज में कंपलसरी की है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने सहमति भी दी है। 19 दिसंबर तक के डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 86% योग्य आबादी को वैक्सीन की 1 डोज और लगभग 53% को दोनों डोज लग चुकी हैं। प्रशासन को भरोसा है कि दिसंबर खत्म होने तक 100% योग्य आबादी को कम से कम 1 डोज लग जाएगी। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों की संख्या 224 हो चुकी है। देश के कुल 14 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण की तेजी का अंदाजा इसी आंकड़ों के साथ आप लगा सकते हैं कि भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया था और एक केस से 200 केस पहुंचने में 50 दिन लग गए थे। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 2 दिसंबर को सामने आया है और उससे 200 आंकड़ा पार करने में सिर्फ लगे हैं 20 दिन। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। माना कि एक दिन में 14 लाख ओमिक्रॉन केस आने की बात थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ब्रिटेन और अमेरिका की तरह भारत में भी ओमिक्रॉन की लहर जल्द ही दस्तक दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं उसकी रफ्तार कभी भी तेज हो सकती है। केंद्र सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करके निर्देश दिए हैं कि अगर एक हफ्ते में 10% से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जाएं। शादी समारोह, अंतिम संस्कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं। सभी राज्यों में जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में तेजी लाई जाए। टेस्टिंग और सर्विलांस बढ़ाने के अलावा अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने जैसे जरूरी कदम उठाए जाएं। यानी अब वक्त आ चुका है कि ओमिक्रॉन को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ सरकार के चाहने से ओमिक्रॉन के खिलाफ युद्ध नहीं जीता जा सकेगा। सिस्टम और समाज को भी गंभीरता दिखानी पड़ेगी, जो फिलहाल नहीं दिख रही है। समय हम मौजूद है लखनऊ के ही एक सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ की स्थिति को यूपी तक दिखाएगा आपको। आपने मास्क नहीं लगाया है, ये डॉक्टर्स यहाँ के जो है वो भी मास्क नहीं लगाए। हमने हालांकि जब यहाँ पर मास्क की मांग की है तो इनसे हम पूछते हैं क्या मास्क है कि मैडम मास्क है? मास्क है मैडम? मास्क लेने भेजा है कर्मचारी को ले। यहाँ पर मास्क की व्यवस्था नहीं है और लोगों पब्लिक में जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है नहीं है। लोग एक दूसरे के साथ बराबर से खड़े हुए हैं। ये सच है कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गेट टुगेदर कौन नहीं करना चाहेगा? कौन चाहेगा कि वो जश्न के मौके पर घर में बंद रहे? 2021 जाने वाला है, लेकिन कोविड-19 नहीं गया है। यही सच है और इसका सामना हमें करना है।
गुजरात में ओमिक्रॉन के अब तक 14 मामले सामने आए हैं। वैसे में नए साल के जश्न को लेकर राज्य सरकार किसी भी तरह की ढील बरतना नहीं चाहती है। यही वजह है कि जो 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था, उस रात्रि कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी लोग नए साल के जश्न के लिए अब सड़कों पर रात के वक्त नहीं निकल पाएंगे। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।